हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रजनी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी प्रैक्टिस सेट 2 का फुल सॉल्यूशन करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्रदान करेगा आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाने के लिए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पर बात करते हैं। कृपया आप लोग वीडियो को पूरा देखें, तो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फायदेमंद होगा। नेक्स्ट बस फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, यानी रंगपुर कहाँ स्थित था। तो रंगपुर सौराष्ट्र में स्थित है, क्योंकि रंगपुर गुजरात में स्थित है और गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है, जहाँ से चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से बाजरा और जौ की खेती के प्रमाण भी मिले हैं। यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें हम लोग, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई। तो यह वैशाली में दी गई थी। सबसे पहले नगर वैशाली नगर की जो है नगर वधु थी, वह बुद्ध की शिष्य बनी। उसके बाद बुद्ध की मौसी जो थी प्रजापति गौतमी, वह भिक्षुणी संघ में शामिल हुई थी, जो आनंद के अनुरोध पर शामिल की गई थी। इससे पहले किसी महिला को बुद्ध संघ में शामिल होने का अनुमति बुद्ध के द्वारा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है। तो हम लोग जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। कुमार गुप्त प्रथम ने की थी, अर्थात गुप्त वंश का यह शासक थे, जिनका टाइम, इसका जो निर्माण का टाइम पीरियड है 450 से 470 ईस्वी के बीच है। इसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ से वेनशांग भी 7वीं शताब्दी में यहाँ पे आकर के शिक्षा ग्रहण किए थे। बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की, तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा जिला में स्थित है, बड़गांव के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4 नंबर, देखिएगा, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो जैन संप्रदाय का विभाजन, प्रथम विभाजन जो होता है श्वेतांबर और दिगंबर में, यह प्रथम सम्मेलन में ही होता है और यह चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में पाटलिपुत्र में होता है, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। अतः यहाँ पे श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक के रूप में स्थूलभद्र को ही जाना जाता है। इस सम्मेलन में 11 अंगों का संकलन किया गया था जैन धर्म के, और 12वां अंग याद नहीं था। वही बात करें कि दूसरा जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये अस्कंदिल किए थे, और यह दूसरा जैन संगति हुआ था वह मथुरा में हुई थी। वही तीसरा जैन संगति बल्लभी में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता देवाधि क्षमाश्रवण ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक के रूप में मक्खली गोशाल को जाना जाता है। यह भी जैन धर्म से संबंधित ही संप्रदाय है, आजीवक संप्रदाय। मक्खली गोशाल 6 वर्ष तक महावीर के साथ रहे, उसके बाद इन्होंने अलग संप्रदाय की स्थापना की थी, और इसका श्रेय नदवच्छ को दिया जाता है। आजीवक संप्रदाय की संस्थापक का श्रेय किसे जाता है, संप्रदाय को स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तो नदवंश ने निभाई थी। और इसके प्रमुख समर्थक जो राजा थे वह थे बिंदुसार, दशरथ। ये आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे। आजीवक संप्रदाय के लोग हाथ में मोर का पंख का गुच्छा रखते हैं और अशोक के वृक्ष की पूजा किया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूचियों का मिलान करना है।
एक तरफ राजा है और दूसरी तरफ राज्य है, तो हम कैसे मिलाएंगे? ध्यान दीजिएगा, मगध की जो मगध है, मगध का जो क्षेत्र था, पटना गया, शाहाबाद का क्षेत्र था कुछ, तो इसमें प्रद्योत की बात करें या मगध के जो राजा थे, यहाँ पे मगध के जो राजा के रूप में देखे जाएंगे तो वह थे अजातशत्रु, यानी डी का एक होगा, यानी इस ऑप्शन में सी या बी हो सकता है, फिर हम मिला लेते हैं। तो कौशल के प्रसेनजीत थे, सी नंबर ऑप्शन का 4 होगा, यानी इस नंबर सी नंबर ऑप्शन में ही मिल रहा है और किसी में मिल नहीं रहा है। बनाने का तरीका यह होता है। अब देखिए हम मिला लेंगे। A3 प्रद्योत जो थे अवंती के राजा थे। उसके बाद उदयन की बात करें, उदयन वत्स के राजा थे। प्रसेनजीत कौशल के और अजातशत्रु मगध के शासक हुआ करते थे। बात करें हम लोग वत्स की, तो वत्स जो क्षेत्र था वह इलाहाबाद और बांदा जिला का क्षेत्र था, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, और उसी के शासक थे उदयन, पौर वंश के शासक। वही बात करें हम लोग प्रसेनजीत की, प्रसेनजीत के बारे में बात किया जाता है तो प्रसेनजीत जो है कौशल के शासक थे और उनकी राजधानी अयोध्या हुआ करती, श्रावस्ती हुआ करती थी, जहाँ पे महात्मा बुद्ध अक्सर जाया करते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, मगध का कौन सा सम्राट अपरोप परशुराम के नाम से जाना जाता था? तो यह था महापद्मनंद। महापद्मनंद को सर्वछत्रांक भी कहा गया है, पुराणों में इसे उग्रसेन भी कहा गया है, और इसने अपरो परशुराम का भी उपाधि इसने धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग निर्माण कराया था, किसने कराया था? ये अशोक ने कराया था। ध्यान दीजिएगा, अशोक पहले से है, यह है क्रूर शासक के रूप में जाना जाता है, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद इसका मन पूरी तरह से बदल जाता है और यह धम्म की नीति का प्रतिपादन करने लगता है। लोकहित में औषधि वृक्ष, छायादार वृक्ष, धर्मशालाएं, कुएं इत्यादि इन्होंने लगवाने और बनवाने स्टार्ट किए, इसके लिए यह जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो यह इंडिका में, मेगास्थनीज की जो लिखी हुई इंडिका है उसमें मौर्यकालीन नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। और बात करें मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार पाटलिपुत्र में नगर सभा के लिए 6 उप समितियां विभक्त थी और प्रत्येक उप समिति में 5-5 सदस्य थे। इसका वर्णन इंडिका में उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा एक तीनों के समसामयिक नहीं था? इसमें 3 एक समय में रहे हैं लेकिन एक नहीं रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, बिंबिसार गौतम बुद्ध के समकालीन थे। प्रसेनजीत के दरबार में गौतम बुद्ध हमेशा जाया करते थे, यानी बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत एक समकालीन थे, जबकि मिलिंद समकालीन नहीं थे। मिलिंद जो है, मिलिंद को मिलांडर भी कहा गया है, ये इंडो ग्रीक शासक थे जिन्हें एशिया का संरक्षक भी कहा गया है, और इनका टाइम पीरियड माना जाता है कि 130 से 150 ईस्वी के बीच रहा है। ठीक है, इसलिए मिलिंद हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं हम लोग। थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ा लेने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, सुमेलित कीजिए। विक्रम संवत कब कब आया है? देखिएगा, हमको कुछ पता करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि शक संवत जो है वह 78 ईस्वी में आया है। बी नंबर ऑप्शन का 3 हो जाएगा इसमें। अब यहाँ पे ऑप्शन हो गया बी और यहाँ पे हो गया ऑप्शन डी। कैसे आसानी से हम इसे बना सकते हैं? देखिएगा, विक्रम संवत की शुरुआत जो होती है
विक्रम संवत ए नंबर है और उसकी शुरुआत होती है जब भी, तो उसके पहले होती है, इसके पहले होती है। तो यहाँ पे 58 ईस्वी पूर्व में इसकी शुरुआत मानी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, ए का सी मिल रहा है, ए का 4 मिल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी विक्रम संवत की शुरुआत, ध्यान दीजिएगा, विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईस्वी पूर्व में है। वहीं शख्स विक्रम संवत की शुरुआत की बात करें तो विक्रम संवत की शुरुआत विक्रमादित्य ने किया था, ठीक है। वहीं शक संवत की शुरुआत जो है 78 ईस्वी में कनिष्क ने किया था। गुप्त संवत की शुरुआत 320 ईस्वी में हुई थी, गुप्त काल में, ठीक है। इसको गुप्त संवत की शुरुआत जो है चंद्रगुप्त ने किया था 320 ईस्वी में। और यहाँ पे है कली संवत्सर, इसकी शुरुआत 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। इसे भारत का सबसे प्राचीन या संवत के रूप में जाना जाता है, जिसकी शुरुआत पांडव के द्वारा अर्जुन के पुत्र को सिंहासन रूढ़ करके किया गया था, उसी समय की यह उल्लेख है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? बात करें विरूपाक्ष मंदिर की, विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। यह एक शिव मंदिर है, कर्नाटक के हम्पी में स्थित है और यह एक शिव मंदिर है, जिसकी स्थापना 13वीं शताब्दी में की गई थी और इसके गोपुरा का निर्माण 1509 ईस्वी में कृष्णदेव राय ने करवाया था। विरूपाक्ष मंदिर को पंपापट्टी मंदिर भी के नाम से भी जाना जाता है और यह मंदिर द्रविड़ शैली में बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो प्रसिद्ध इतिहासकार था अलबरूनी। अलबरूनी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान था, जिसने भारत के इतिहास में, कहा जाता है कि भारत के इतिहास में समय की गणना का सही आकलन अलबरूनी ने किया था। और अलबरूनी की बात करें तो अलबरूनी का जन्म 973 ईस्वी में उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म में हुआ था। ऐसे तो कहा जाता है कि अलबरूनी की बहुत सारी पुस्तकें हैं, लगभग 146 पुस्तकें हैं, लेकिन उसकी पुस्तकें सभी उपलब्ध नहीं हैं। इसमें महत्वपूर्ण पुस्तक उपलब्ध है तहकीके हिंद या किताबुल हिंद, जिसमें भारत के वर्तमान भारत के तत्कालीन सामाजिक मनोदशा का वर्णन मिलता है। अब बात करें हम लोग तहकीके हिंद का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो तहकीके हिंद का अंग्रेजी अनुवाद सचाऊ ने किया था, जबकि हिंदी में सबसे पहला अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत के राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो यह सल्तनत के रूप में स्थापित किया था तो इल्तुतमिश ने किया था, क्योंकि इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक अमीरों और आराम शाह अमीरों से लड़ने के लिए और यालदौज कुबाचा से लड़ने के लिए वह हमेशा लाहौर ही रह गया। इल्तुतमिश अपनी राजधानी जो है दिल्ली में बनाता है, तो दिल्ली में सल्तनत की राजधानी सबसे पहले लाता है तो वह इल्तुतमिश लाता है। और इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश जो है चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया था। इल्तुतमिश वह प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए थे मुगल काल में, मध्यकालीन भारत में? तो ये इल्तुतमिश ने चलाया था। और सिक्कों पर टकसाल के नाम खुदवाने की परंपरा भी इन्होंने ही आरंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15 नंबर, गुजरी महल किसने बनवाया था? गुजरी महल जो है यह मान सिंह ने बनवाया था। और ये मान सिंह की जो प्रियतमा थी गुजरी रानी थी, उन्हें मेघनैनी के नाम से भी जाना जाता था। उन्हीं के याद में इन्होंने यह महल बनवाया था ग्वालियर के दुर्ग में। ग्वालियर दुर्ग में इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। मान सिंह जो है एक तोमरवंशी शासक थे। और मध्य प्रदेश पुरातत्व इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण शिलालेख भी इसी में रखे गए हैं। आज के रूप में यह गुजरी महल एक संग्रहालय के रूप में
स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था। तो देखिए, बाबर के समय में चित्रकला की मुगल शैली का निर्माण नहीं हुआ है। जब हुमायूं पराजित हो जाता है शेरशाह से, तब वह जाता है ईरान में और ईरान से दो व्यक्तियों को साथ लाता है, सैयद सिराजी और ख्वाजा अब्दुल सम्मद, और इन्हीं के प्रभाव से मुगल काल में चित्रकारी व्यापक तौर पे फैला। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, हुमायूं के समय में चित्रकारी का प्रारंभ हुआ और जहांगीर के काल में चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पर थी। और शाहजहां की बात करें तो शाहजहां के काल में जो है स्थापत्य कला मुगल काल का अपने चरमोत्कर्ष पर था। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें हम लोग, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो यह थे बाबू वीर कुंवर सिंह। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक एग्जाम में प्रत्येक बार लगभग 3-4 बार से लगातार बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बिहार के आरा के रहने वाले थे आरा के एक गांव के रहने वाले, जगदीशपुर के रहने वाले थे बाबू वीर कुंवर सिंह, जिन्होंने 80 वर्ष की उम्र में 1857 की क्रांति लड़ी थी। इन्हें कहा जाता है, उस समय इन्हें बिहार का सिंह कहा जाता था, जिनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 18, मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य था बकास्त भूमि को वापसी की मांग के लिए बरहिया ताल का विरोध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 19, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती बाबा कहा जाता है था, वह थे कौन? आदिवासी नेता को जगत पिता के रूप में जाना जाता है, तो वह है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को भगवान कहा जाता है। इन्हें उलगुलान, इन्हें उलगुलान या मुंडा विद्रोह का नेता भी माना जाता है, और इनकी मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को रांची के जेल में हुई थी, जबकि इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को खूंटी जिला के एक गांव का नाम चकलंद था, वहाँ हुई थी। और इनके गुरु के नाम के बात करें तो इनके गुरु जो थे आनंद पांडे थे, और एक खास करके मुंडा विद्रोह से संबंधित है। मुंडा विद्रोह के नेता के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 20, ताना भगत आंदोलन जतरा उराव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? ताना भगत आंदोलन जतरा उराव ने किस वर्ष आरंभ किया था? तो यह 1914 में शुरू की थी, जो एक सांस्कृतिक आंदोलन था जिसके नेता ताना भगत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 21, ब्रह्म सभा की स्थापना हुई थी? तो ब्रह्म सभा की स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय द्वारा की गई थी। राजा राममोहन राय बलि प्रथा और मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे, अतः ब्रह्म समाज में भी मूर्ति पूजा का कोई स्थान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 22, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लॉटेस्की ने की थी। और थियोसॉफिकल सोसाइटी से जो संबंधित हैं, बाद में आती हैं भारत में, वो है श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, ऐसे इसकी स्थापना मैडम HP ब्लावेटस्की ने 1875 में न्यूयॉर्क में की थी। यह एक रूसी महिला थी। भारत में इसका केंद्र जो है अड्यार में, मद्रास के अड्यार में 1879 में आया था, जो इसका भारत का पहला मुख्यालय बना, और यहीं पे श्रीमती एनी बेसेंट सदस्य बनकर के भारत आई थी। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? तो हेडगेवार ने 1925 में 27 सितंबर को नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे RSS कहते हैं, जिसके अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं मोहन भागवत, इसकी स्थापना केशव बलिराम हेडगेवार, जिन्हें शॉर्ट में KV हेडगेवार कहा जाता है, इन्होंने किया था। यह है कि इसका उद्देश्य है मेन हिंदू समुदाय को एकजुट करना,
यह एक अर्ध सैनिक संगठन के रूप में भी जाना जाता है और यह साथ ही साथ आरएसएस की बात करें तो आरएसएस विश्व की सबसे बड़ी संगठन के रूप में भी जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो पहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। तो यह वाक्य था वाजिद अली शाह का। वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे और अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके ब्रिटिश राज में से 1856 में मिला लिया गया था। उसी समय यह पंक्ति वाजिद अली शाह ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 25, गदर क्रांति छिड़ने पर सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम महायुद्ध का होना सबसे महत्वपूर्ण कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 26, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या था? उनके कालक्रम को बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, गांधी जी सबसे पहले 1917 में चंपारण सत्याग्रह करते हैं। उसके बाद अहमदाबाद में मील हड़ताल जो है 1918 में करते हैं, फरवरी मार्च में, और खेड़ा आंदोलन जो है मार्च में होता है। तो पहले यह, उसके बाद फिर यह, यानी 1, 2, 3, और उसके बाद असहयोग आंदोलन जो 1920-22 में होता है। तो 1, 2, 3, 4 क्रम सही, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। क्वेश्चन नंबर 27, तीन कठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? तो तीन कठिया कानून चंपारण में नील से संबंधित था। तीन कठिया प्रथा के अंतर्गत 3/20 भाग पर अर्थात 1 बीघा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसके विरोध में गांधी जी ने 1917 में चंपारण में नील विद्रोह, यानी ये जो है चंपारण में पहला सत्याग्रह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया। नहीं, यह गलत बात है। राजकुमार शुक्ल ने उन्हें बुलाया था। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि चंपारण जांच में आचार्य जेवी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। यह बात सही है, क्योंकि महात्मा गांधी के सहयोगियों में आचार्य जेवी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, नरहरि पारेख, महादेव देसाई, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह इत्यादि शामिल थे। इसमें जेवी कृपलानी भी शामिल थे। तो यह बात सही है। तीसरा कहता है कि भीमराव अंबेडकर चंपारण जांच के सहयोगी में से थे। भीमराव अंबेडकर का उस समय कोई चर्चा नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है, केवल 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें हम लोग, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम.ए. यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जब नेहरू रिपोर्ट उन्होंने सौंपी थी, नेहरू रिपोर्ट के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 में मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में 14 सूत्री प्रस्ताव की मांग रखी थी। अब बात करें 14 सूत्री प्रस्ताव क्या थी, तो मुस्लिम बहुल प्रांतों का पुनर्गठन हो। उन्होंने कहा था, मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री में बात की थी, मुस्लिम बहुल प्रांतों का पुनर्गठन हो, राज्य की सभी सेवाओं में मुसलमानों के लिए पदों का आरक्षण हो। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल रखा जाए, और इस तरह से अलग अलग उन्होंने लगभग 14 पॉइंट्स की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करें 30 नंबर, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो एक कम्युनल अवार्ड के रूप में उन्होंने सबसे पहले अवार्ड के समय इन्होंने आमरण अनशन किया था। कम्युनल अवार्ड का मतलब है सांप्रदायिक जो था, सांप्रदायिकता से संबंधित, जो उस समय बांटा गया कि गोलमेज सम्मेलन में अलग अलग सीटों का निर्धारण किया गया सांप्रदायिकता के आधार पर। उसी समय महात्मा गांधी ने यह आंदोलन आरंभ किया था, और यह आंदोलन तब तक चलता रहा जब तक कि
उन्होंने आमरण अनशन किया जब तक कि पूना पैक्ट नहीं हो गया, जब तक भीमराव अंबेडकर से इनकी समझौता नहीं हुई तब तक यह आमरण अनशन चलता रहा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, ऑल इंडिया टेस्ट स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? इसका गठन 1927 ईस्वी में हुआ था। जिसे हम लोग ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, वो हिंदी में उसे कहें तो अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस। और इसके संस्थापक रूप में बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी और GR अभयंकर को जाना जाता है। क्योंकि ब्रिटिश राज कहते, ब्रिटिश समय में, उस समय में जो देसी रियासतें थीं वह अपने आप को ब्रिटिश सरकार का अभिन्न मित्र मानती थीं। इसके लिए इन्होंने पहले इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो बात करें भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन, भारत छोड़ो आंदोलन 1982 में हुआ था, जिसमें बहुत से पार्टियों का मानना था कि भारत में अंग्रेजों से अच्छा कोई शासन कर ही नहीं सकता है, अंग्रेज जो कर रहे हैं वही अच्छा है। इसके लिए हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब अर्थात उपयुक्त सभी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें हम लोग, चार्टर एक्ट 1833 के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं था? तो ध्यान दीजिएगा, पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधि का समापन। हाँ सही है, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधि का समापन कर दिया गया। एक अधिकार जो था उसको समापन करके प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक कंपनी के रूप में इसे नियुक्त कर दिया गया कि 20 वर्षों तक यह प्रशासनिक कंपनी रहेगी। अगला कहता है कि काउंसिल में परम सत्ताधारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम में बदला गया। यह भी बात सही है कि भारत के गवर्नर जनरल के रूप में इसको नामित किया गया और भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में बने तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। नेक्स्ट है तीसरा नंबर कहता है, यह भी सही है, तीसरा नंबर कहता है काउंसिल में गवर्नर जनरल के विधिवेत्ता की शक्तियां प्रदान करना। यह वही बात सही है क्योंकि उसी समय गवर्नर जनरल की काउंसिल में जो है एक विधिवेत्ता यानी एक विधि सदस्य की नियुक्ति होती है और उसी के बाद जो है चौथे सदस्य के रूप में नियुक्ति होती है मैकाले की और उसी के बाद विधि आयोग का स्थापना किया जाता है लॉर्ड मैकाले के द्वारा। नेक्स्ट है कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति होगी। नहीं, यहाँ भारतीय जो दिया हुआ है यह भारतीय की कहीं उल्लेख नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें हम लोग, सुगौली की संधि कब हुई थी? तो बात करें हम लोग सुगौली की संधि की बात करें, सुगौली की संधि जो है वह भारत और नेपाल के बीच हुई थी। नेपाल की ओर से जो है गजराज मिश्र और कंपनी की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रेडसा ने हस्ताक्षर किए थे और नेपाल की सुगौलिक संधि जो हुई थी यह 1815 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी 1815 ईस्वी में हुई थी, जिसके तहत ब्रिटेन के सैन्य सेवा में गोरखा को भर्ती की जाएगी और काठमांडू और जो है कुछ नेपाल के जो कुछ प्रांत थे उसे भारत में मिला लिया गया था। ठीक है, हाल ही में सुगौली की संधि भी चर्चा में रही है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। सुगौली की संधि से अक्सर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, ध्यान दीजिएगा, मिलान करना है। गांधी को यरवादा जेल ले जाया गया दिल्ली समझौता के अनुमोदन में। ये मतलब आपको क्या है, गांधी जी से रिलेटेड ये चीज़ें हैं और इसको क्या है मिलान करना है। तो कैसे हम मिलान करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, गांधी जी को यरवादा जेल ले जाया गया था। कब ले जाया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में इसे ले जाया गया था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने आमरण अनशन किया। आमरण अनशन किया था कब? तो मैंने बताया था सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध। पिछले क्वेश्चन में मैंने देखा था कि सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध क्या था, गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। नेक्स्ट है, कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए। कराची जाते समय काले झंडे कब दिखाए गए थे? तो यह दिल्ली समझौता का अनुमोदन किए थे, इसलिए इनको क्या किया गया था, काले झंडे दिखाए गए थे। और उन्होंने कहा था कि यह पराजय मेरी उनसे अधिक है। तो 1939 के कांग्रेस संकट के बाद जो इन्होंने कहा था कि पराजय जो है क्या है मेरी अधिक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही कालानुक्रम
कीजिए। तो शाही कालानुक्रम क्या है इसमें देखिएगा। तो सबसे पहले रॉल्ट एक्ट आता है। रॉल्ट एक्ट जो है 6 अप्रैल 1919 को आता है। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, क्योंकि इसके विरोध में आंदोलन होती है, सभा होती है। उसके बाद कांग्रेस का आंदोलन होता है। कांग्रेस का जो है कांग्रेस का जो है राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। कहाँ पे? 1919 में अमृतसर में, क्योंकि अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। उसके बाद और लास्ट में जो है खिलाफत आंदोलन होता है। खिलाफत आंदोलन जो है वह भी 1919 में ही हुई है, जिसकी अध्यक्षता खिलाफत कमेटी जब बनती है, भारतीय खिलाफत कमेटी, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी करते हैं। तो 1919 में होती है। लेकिन यह क्रम है कि पहले 4 3 2 1, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें हम लोग, 13 अप्रैल 1919 को होता है। रॉल्ट एक्ट के विरोध में होती है। वहीं अमृतसर में जो है कांग्रेस का 34वां अधिवेशन होता है, वह 1919 में होता है। ठीक है। और इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड की क्या गई थी? निंदा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की हम लोग बात करें। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। किसे देखेंगे भाई? तो सबसे पहले गहरे खड्ड को देखा जाएगा। मतलब जो भी होती गहरे खड्ड बनते हैं, यू घुमाव वाली नदी मार्ग बनते हैं, यू घुमाव वाली होती है, भी आकार की होती है। समानांतर पर्वत श्रेणियां आपको देखने को मिलेगी। भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता, यह भी बात से भूस्खलन के लिए जो है तीव्र ढाल मिलेगा आपको देखने को। तो ये सभी चीज़ें आपको एक नदी के निर्माण में, जो भी हिमालय नदियां हैं उसके निर्माण में ये सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो हिमालय की यात्रा करने के दौरान ये सभी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर है 38। यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे तो नीचे दिए गए विकल्पों में से चारों में कौन सा कालानुक्रम सही होगा? तो ध्यान दीजिएगा, पश्चिम से पूर्व जब यात्रा करेगा तो पहले राजस्थान आएगा। राजस्थान में क्या पड़ेगा? यहाँ पे बीकानेर जो है राजस्थान में पड़ेगा। इसमें बीकानेर राजस्थान में पड़ेगा। अलीगढ़ ये उत्तर प्रदेश में है। दरभंगा बिहार में है। और नौगांव जो है या वेस्ट बंगाल में है। यानी ऑप्शन नंबर बी ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 39। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक नदी पथ परिवर्तन के लिए जानी जाती है? तो सर्वाधिक पथ परिवर्तन के लिए जाने वाली नदी है वह कोसी नदी है, जो मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। इसी कारण बिहार में इसे शोक कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी की बात करती है। इसे सप्तकोशी भी कहा जाता है। और यह बिहार में भयंकर बाढ़ लाने में सक्षम है। यही कारण है कि इसके ऊपर अब तो तत्कालीन समय में इस पर बांध बन गया है हनुमान नगर में, नेपाल के। तो बाढ़ कम आ रही है। नहीं तो इसमें 7 धाराएं हैं इसकी, जिसे इसकी 7 धाराएं जो हैं तुमुर नदी, अरुण, दूध कोशी, भोटे कोशी, तमा कोशी, लीखू खोला, इंद्रावती जो नदियां हैं, इसमें अरुण जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यह नदी जो है सबसे ज़्यादा मार्ग बदलती है और गंगा में आकर के यह कुर्सेला के पास कटिहार में मिल जाती है। ऐसे बिहार में जब यह कोसी नदी प्रवेश करती है तो वह सुपौल से प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 40 की हम लोग बात करें। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमॉन्ट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? पिडमॉन्ट स्वैम्प मिट्टी की बात करें हम लोग तो यह पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। जो जिले जो है अधिकांश जो नेपाल से सटे हुए, नेपाल की सीमा तराई क्षेत्र से सटे हुए, या फिर शिवालिक श्रेणी के से सटे हुए हों। ठीक है। शिवालिक श्रेणी की जो उसकी जो श्रेणियां हैं, नीचे वाली जो सबसे दक्षिणी श्रेणी है उसे रामनगर दून, सोमेश्वर दून और दून घाटी में विभाजित किया गया है। तो इसके पर्वत पदीय क्षेत्र में जो क्षेत्र पड़ता है उसमें पिडमॉन्ट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। तो पश्चिम चंपारण में इसमें यह मिट्टी पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 42। भारत में निम्न में से किस फसल का जोत का क्षेत्र
1980 से 81 और 2011 से 12 तक निरंतर गिर रहा है। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि गेहूं के में भी बढ़ोतरी हो रही है, चावल में भी बढ़ोतरी हो रही है, मोटे अनाज में भी बढ़ोतरी हो रही है और दालों में भी बढ़ोतरी हो रही है। 1980-81 से और 2011-12 के बीच में किसी में कोई कमी नहीं है, निरंतर गिर नहीं रहा है कभी भी, यह हमेशा ऊपर उठते जा रहा है। तो यहाँ पे जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सियाल, सीमा तथा नीफे, क्वेश्चन है सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका विभाजन जो है स्वेस ने किया है। एक वैज्ञानिक थे स्वेस, उन्होंने ही भूगर्भवेत्ता थे जिन्होंने भूगर्भ का क्या किया है, विभाजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारत के निम्न राजाओं में से किसके प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक लंबाई वाला मार्ग है, राजमार्ग सबसे ज़्यादा इसमें है, तो वह है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का है 33,705 किलोमीटर। वहीं राजस्थान की बात करें तो 11,716 किलोमीटर है। गुजरात की बात करें तो 19,761 किलोमीटर है और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 8,432 किलोमीटर ही है, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वस्त नगर टाउन नहीं है? तो यहाँ पे देखिएगा चरखारी जो है ध्वस्त नगर टाउन नहीं है। इसके अलावा जो कुलधारा राजस्थान में पड़ता है। धनुषकोडी तमिलनाडु में है। और लखपत की बात करें तो लखपत यह भी राजस्थान में स्थित है। लेकिन ये सभी जो है टूटे हुए क्षेत्र हैं प्राचीन समय के, जबकि चरखारी जो है यह उत्तर प्रदेश के महोबा जिला में स्थित है और यह एक सिंपल शहर है, महोबा जिला में स्थित शहर है और यह टूटा नहीं है। इसके कहीं अवशेष इसमें नहीं मिले, बाकी तीनों में अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें हम लोग, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? तो निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? तो यह नक्षत्र कहलाता है। और हमारे पृथ्वी के चतुर्दिक लगभग जो है 27 ऐसे नक्षत्र हैं जो रात्रि में आकाश में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या मोत्यर पर दोपहर होती है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग के सुबह 6 बजे होंगे। तो 6 बजे होंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, अर्थात एक घंटे में 15 डिग्री देशांतर पार करेगी तो 6 बजने यानी 6 घंटे में कितना होगा? तो 15 6 के 90 डिग्री देशांतर का अंतर होगा। यानी यहाँ पे जब 12 बज रहा होगा तो वहाँ पे 90 डिग्री वेस्ट में क्या होगा? यहाँ पे 90 डिग्री वेस्ट में सुबह के 6 बज रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, जिम्बाब्वे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो जिम्बाब्वे पहले दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाना जाता था और जिम्बाब्वे की जो राजधानी हरारे है वह पहले शेलिसवरी के नाम से जाना जाता था। यह भी एक ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है वह है राइन नदी जो है यह भ्रंश घाटी में बहती है। यह स्विट्जरलैंड की आल्प्स पहाड़ी से निकलती है और यह उत्तरी सागर में गिर जाती है। यह विश्व की सबसे व्यस्त नदी के रूप में जानी जाती है नौवहन के लिए। नौवहन में सबसे ज़्यादा व्यस्त नदी है वह है राइन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति। यह बात सही है, ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है जो 9 डिग्री से लेकर के 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य या फैली हुई लगभग 1920 किलोमीटर की लंबाई में, और इसकी तट की जो मोटाई है यह तट से लगभग जो है 32 से 48 किलोमीटर दूर स्थित है और जैव विविधता के लिए यह जानी जाती है। इसे 1981 में विश्व विरासत स्थल के रूप में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया और ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने 2015 में इसको जैव विविधता के संरक्षण के लिए रीफ 2050 प्लान की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें बहती हैं? तो ध्यान दीजिएगा, लंबी चालीसा के बारे में हम बताएं आपको। तो
यह दक्षिणी गोलार्ध में बहने वाली जो हवाएं हैं, हिंद महासागर में ये सब पवनें चलती हैं दक्षिणी गोलार्ध में, जिसे हम लोग 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे जो बहती है उसे गरजती चालीसा, 50 डिग्री अक्षांश पे जो बहती है उसे हम लोग भयंकर पचासा, और 60 डिग्री अक्षांश पे जो बहती है उसे हम लोग चीखती चिल्लाती साठा के रूप में जानते हैं। ऐसे ये दक्षिण हिंद महासागर में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हिंद महासागर, यही मेरा सही है। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, बेतवा नदी निकलती है। बेतवा नदी विंध्य पहाड़ी से निकलती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विंध्य पहाड़ी से बेतवा नदी निकलती है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बहती है। यह यमुना की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें हम लोग, निम्नलिखित में से कौन से ही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, एक स्कीमो अमेजन बेसिन में पड़ता है, पिग्मी इरावदी बेसिन में, बुद्धू सहारा में, जबकि बुशमैन कहारी में नहीं पड़ता है। ठीक है, बुशमैन जो है, बुशमैन अफ्रीका के कलहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति है। बुशमैन जो है जनजाति है। पिग्मी जो है मूल निवासी हैं अफ्रीका के में कांगो बेसिन में। सुमेलित, ओह सॉरी, यहाँ पे कह रहा है कि बुशमैन जो कौन सुमेलित हैं, तो बुशमैन जो है कलहारी में पाए जाते हैं, कलहारी मरुस्थल में, जबकि पिग्मी जो है पाए जाते हैं कांगो बेसिन में, जबकि यहाँ इरावदी बेसिन है, इसलिए यह गलत है। बुद्धू जो है जनजाति पाई जाती है यह मरुस्थलीय क्षेत्रों में, जबकि यहाँ पे बुद्धू मरुस्थल, सहारा मरुस्थल नहीं, यहाँ पे हमद मरुस्थल और नेफद मरुस्थल में, अरब के उत्तरी में पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 53 सॉरी। किस संख्या को पहले 20% घटाया जाता है और फिर 80% बढ़ाया जाता है, तो अंतिम परिणाम क्या होगा। देखिए, मैथ से रिलेटेड है और मैथ से रिलेटेड वाले क्वेश्चन को आप लोग अपने से खुद सोल्व कर लीजिएगा। मैं इसको दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद हम जीएस पे कमांड कर रहे हैं, जीएस पे से देखेंगे अभी हम। ठीक है, तो जीएस का क्वेश्चन नंबर आ जाता है अब यहाँ पे 63 नंबर से क्वेश्चन है। एक पार्सेक तारे संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। तो तारे की दूरियां जो मापती है, एक पार्सेक जो होती है यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक रूप में जाना जाता है। एक पार्सेक बराबर होता है 3.8 इंटू 10⁻16 मीटर होता है, जबकि यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो इसको प्रकाश वर्ष के रूप में जब देखा जाए हम लोग, तो 3.26 प्रकाश वर्ष अगर ऑप्शन में है तो सही होगा। तो यहाँ पे 26 ना होकर 25 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम इसे सही दे सकते हैं। ऐसे आंसर यहाँ पे होना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, ई होना चाहिए आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ई होना चाहिए, क्योंकि 3.26 प्रकाश वर्ष के रूप में इसे देखा जाता है, या फिर 1.98 इंटू 10⁻13 मील के बराबर यह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 64। एनीमोमीटर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। तो एनीमोमीटर से पवन वेग को मापा जाता है। एनीमोमीटर से पवन वेग को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पे द्रव्यमान प्राप्त की जाती है, क्योंकि संवेग क्या है। अब बात करें हम लोग संवेग की, तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग एक अदिश राशि है जिसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। वहीं इसका जो इकाई मात्रक है संवेग का, वह है मीटर पर सेकंड, जबकि द्रव्यमान क्या होती है, इसकी अदिश राशि है, और किसी भी स्थिति में वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 66 है। निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित कीजिए इसमें रेडियम की खोज जो है मैडम क्यूरी ने की थी। मैडम क्यूरी ने 1898 में रेडियम की खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज की बात करें हम लोग, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी 1928 में। एक्सरे की खोज W.K. रोंटजेन ने 1895 में की थी। वहीं चेचक की जो टीका है उसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। यानी ऑप्शन नंबर
यहाँ पे हो जाएगा ए का 2, तो ए का 2 और बी का 1, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, प्रकाश किरणों। प्रकाश किरण की प्रकृति होती है कैसी? तो प्रकाश किरणों की प्रवृत्ति जो है तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। जैसा तरंग होगा वैसा ही इसका क्या होगा, कण होगा। ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश के तरंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश के तरंग का सिद्धांत हाइगेंस ने दिया था। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाश की कणिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित की थी? तो कणिका सिद्धांत न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 68, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है? तो परंपरागत तुलना जो है फिल्म यानी रेटिना से की जाती है। आंख के भीतर जो है एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं, और यह तंत्रिकाओं या दृष्टि शिराओं की एक फिल्म होती है। परंपरागत कैमरा के फिल्म से इसकी तुलना की जाती है। और रेटिना का जो काम होता है, रेटिना पर जो प्रकाश टकराता है तो वो प्रकाश किरणों को जो है या विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करके रेटिना मस्तिष्क के सिरा की जो दृष्टि है मस्तिष्क तक ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 69, प्रतिदीप्त नलिकाओं के साथ चौक आसंजित होता है। चौक की बात करते हैं यहाँ पे, जो हम लोग ट्यूबलाइट में चौक लगता है उसकी बात कर रहा है। तो ट्यूबलाइट में जो प्रयुक्त होता है चौक उसकी बात करता है। यह लाइट की वोल्टता बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके लाइट की वोल्टता बढ़ाने के लिए ही चौक का प्रयोग नहीं करता। चौक एक होता है, एक कुंडलित होती है जो आयरन की तरह एक कोर में लिपटी होती है। इसका काम होता है कि वोल्टजा को बढ़ाना, वोल्ट को बढ़ाता है। और इसके साथ साथ वह जो है जब सप्लाई की जाती है तो उसमें वोल्ट अगर ज़्यादा रहे या कम रहे तो उसको घटाने बढ़ाने के लिए यह लगाई जाती है ताकि ट्यूब मेरा खराब न हो सके। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, सितारों में अच्छे ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? सितारों में अच्छे ऊर्जा का कारण स्रोत है हाइड्रोजन और हीलियम में परिवर्तन। हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, क्योंकि ताराओं में जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है और इससे ऊर्जा मुक्त होती है। इसी के लिए जो है एक सूत्र दिया था आइंस्टाइन ने, E = mc²। ठीक है। तो इसमें जो है इसमें कहा जाता है कि सूर्य जैसे हमारे नजदीक दो हल्के नाभिक जो मिल करके संयुक्त होकर के एक नाभिक संरचना बनाते हैं। इसमें जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में मेनली रूप से हम बात करें तो हाइड्रोजन और हीलियम भाग लेता है, जिसके कारण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है जिससे ऊर्जा मुक्त होता है। वही बात करें हम लोग सूर्य की, तो सूर्य में भी ऐसी अभिक्रिया होती है और पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण और स्रोत के रूप में जब जाना जाता है तो वह है सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 71, फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो फ्लैश मेमोरी की बात करें हम लोग, सबसे कौन सी सही है? तो यहाँ पे हो जाएगा, यह सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव में अत्यधिक सस्ता है, इसके बारे में इसमें कहा गया है। और यही असत्य है। कौन सा सही नहीं है? तो यही सही नहीं है। बाकी जो है यह डिजिटल कैमरा, लैपटॉप आदि जैसी युक्तियों में सूचना संग्रह प्रयोग करता है, सही है। यह विस्तृत ताप परास -40 डिग्री से +85 डिग्री में कार्य करता है, यह भी सही है। यह कम शक्ति का उपभोग करता है, यह भी सही है। क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि फ्लैश मेमोरी ईपीरोम होता है का प्रकार है जिसमें कंप्यूटर नियंत्रण द्वारा कंटेंट को मिटाया जा सकता है। फ्लैश मेमोरी के उपयोग बैटरी द्वारा संवर्धित डिजिटल युक्तियों जैसे हैंडहेल्ड कंप्यूटर, डिजिटल कैमरा, मोबाइल फ़ोन, म्यूजिक प्लेयर आदि में होता है। यह कम विद्युत ऊर्जा का उपभोग करता है। यह सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव से सस्ता नहीं होता। इसकी बात की गई तो यहाँ पे सस्ता होता है, यहाँ पे जो दिया गया है यही ऑप्शन नंबर क्या है, सी गलत है मेरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो वाटरमैन ने किया था
1883 ईस्वी में 1883 में इन्होंने इसकी आविष्कार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 73, परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, वे क्या कहलाते हैं? तो वे जो है समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे कार्बन की बात करें हम लोग तो कार्बन के 3 समस्थानिक हैं, C6 और मतलब 6C12 और 6C13, 6C14, तो ये क्या है, समस्थानिक कहलाते हैं। वहीं समस्थानिकों की जो समस्थानिक की जब हम बात करें, समस्थानिक को इंग्लिश में आइसोटोप कहा जाता है, और आइसोटोप जो आसोस और टोपस से मिल करके बना है। यह ग्रीक शब्द जो है आसोस और टोपस से मिल करके बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होगा? तो अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। जब कोई द्रव उबलता है या वह गैस में जब बदलता है तो उस समय द्रव का क्वथनांक कहते हैं। विलेय में जब अशुद्धियां आ जाती है तो क्वथनांक उस समय क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 75, मिलान करना है। चलिए हम लोग देखते हैं। जर्मन सिल्वर है, तो जर्मन सिल्वर निकेल से प्राप्त होता है। जर्मन सिल्वर जो है एक मिश्र धातु है जिसमें मुख्य संगठक जो है वह है कॉपर, निकेल और जस्ता। इसमें निकेल पाया जाता है। जर्मन सिल्वर में जो है निकेल पाया जाता है। शोल्डर जब बनता है तो शोल्डर में जो है सीसा और टीन से शोल्डर जो है बनता है, क्योंकि वह शोल्डर का मिश्र धातु है। शोल्डर एक मिश्र धातु है सीसा और टीन का। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा टीन, शोल्डर में टीन भी हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर की बात करें हम लोग तो ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड है, तो यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा, मिलेगा क्लोरीन इसमें। वहीं हाइपो में सोडियम पाया जाएगा, क्योंकि हाइपो में देखिएगा तो हाइपो की बात करें हम लोग तो सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो कहा जाता है। सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो कहा जाता है। इसके अणुसूत्र जो की बात करें हम तो Na2S2O3 5H2O होता है। ठीक है, यह फोटोग्राफी में निगेटिव और पॉजिटिव का अस्थायीकरण करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, हाइपो का। अब बात करें हम लोग हाइपो का उपयोग जो है चेहरे की छाइयों को हटाने में भी इसका उपयोग अक्सर आजकल किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें हम लोग, कौन सा गैस चक्र नहीं है? कौन सा गैस चक्र नहीं, गैसीय चक्र नहीं है? तो 76 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा डी, हाइड्रोजन का गैसीय चक्र नहीं है। जैसे जबकि नाइट्रोजन का चक्र है, कार्बन का चक्र है और ऑक्सीजन का चक्र है, लेकिन हाइड्रोजन का चक्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें, अपने यौगिकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आयनी यौगिक एल्कोहल में अविलेय होते हैं, तो यह बात सही है। दूसरा कहता है कि ठोस अवस्था में यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं, नहीं। आयनिक एवं विद्युत संयोजी यौगिक में विलय नहीं होते, यह भी कंफर्म सही नहीं। देखिए क्या बात है, आयनिक यौगिक के प्रमुख गुण हैं, आयनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। यह विपरीत आवेशित आयनों के मध्य प्रबल आकर्षक बलों के कारण होता है। दूसरा है आयनिक एवं विद्युत संयोजी जल के में विलय होते हैं, क्योंकि जलीय विलयन में आयन बनते हैं। जबकि यहाँ पे दिया है कि जल विलय नहीं होते हैं, तो यहाँ पे गलत हो गया। तीसरा कहता है कि आयनिक यौगिक एल्कोहल, एसीटोन, ईथर आदि में अविलेय होते हैं, जबकि ये कार्बनिक विलयकों में आयन नहीं बनाते हैं। ठीक है, चौथा है ये आयनिक यौगिक जलीय विलयन में विद्युत चालकता दर्शाते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत की चालक नहीं होते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं, इसलिए यह क्या है, गलत है। तो आप लोग को चारों ऑप्शन मैंने बताया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा केवल, कि आयनिक यौगिक एल्कोहल में अविलेय होते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि आयनिक यौगिक एल्कोहल, एसीटोन, ईथर आदि में अविलेय होते हैं, क्योंकि ये कार्बनिक विलायकों में आयन नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 78,
78 है। अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? तो इसका देखिएगा फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन युक्त बहुलक के रूप में जाना जाता है। यह सुमेलित नहीं है। बाकी जो है पायरीन अग्निशामक में प्रयोग होता है। पायरीन सही है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा में होती है। और फ्रेयॉन प्रशीतक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मेरा क्या है आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह इसके फ्लोरीन का बहुलक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादक में किया जाता है? विस्फोटक के उत्पादक में ग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है। ग्लिसरॉल एक विस्फोटक उत्पादक के रूप में जाना जाता है। ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन एक डाइहाइड्रिक एल्कोहल है। यह प्रोपेन और ट्राई हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है। ग्लिसरीन नाइट्रोग्लिसरीन जो है औषधियों के रूप में और विष निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, शहद का प्रमुख घटक है। तो शहद का प्रमुख घटक की बात करें तो फ्रक्टोज जो है शहद का प्रमुख घटक है। फ्रक्टोज में शहद में जो है लगभग 38.2% फ्रक्टोज पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? तो मिश्रित उर्वरक है, इसमें अमोनियम सल्फेट जो है ये एक मिश्रित उर्वरक है, जिसका सूत्र होता है NH4 का होल ट्वाइस और SO4। एक मिश्रित उर्वरक है जिसमें अमोनिया और सल्फर का मिश्रण होता है, जिसमें 24 से 25% अमोनिया रहती है, जो मास्मिक मृदा में उपस्थित नाइट्रिक बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रेट में परिवर्तित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें हम लोग, सुमेलित करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 सुमेलित करना है। केवलार, तो केवलार जो है एक संश्लेषित रेशा है। टेक्सॉल की बात करें तो कैंसर रोधी दवा में इसका प्रयोग किया जाता है। टेक्सॉल का कैंसर रोधी दवा में प्रयोग किया जाता है। वही जिंक फास्फाइड की बात करें हम लोग तो इसका प्रयोग विस्फोटक में किया जाता है। और नाइट्रोसेल्यूलोज का प्रयोग जिंक फास्फेट का जो है रोडेंटनाशी में किया जाता है। रोडेंटनाशी में और नाइट्रोसेल्यूलोज का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 83। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो पेडोलॉजी में जो है मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। इसमें मिट्टी के निर्माण, अपक्षरण, मिट्टी के प्रकार, उसके संगठक इत्यादि का वर्ण अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? तो इसमें बात करें हम लोग नहीं है तो केकड़ा जो है इस वर्ग का नहीं है। बरूथी, बिच्छू, मकड़ी ये जो है एराचिंडा ग्रुप का है, जबकि केकड़ा जो है मालाकोस्टेरका ग्रुप का यह है, इसलिए आंसर हो जाएगा केकड़ा। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें, सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन है? तो यह है राइजोबियम जैपोनिकम जो है यह जिम्मेवार है। वही बात करें हम लोग यहाँ पे देखिएगा, राइजोबियम जो है जैपनिकम है, यह सोयाबीन के नत्रजन के स्थिरीकरण में सहायक बैक्टीरिया है। वहीं बात करें हम लोग एनाबीना जो एजोलाई जो होता है वह जलीय फर्न में काम करता है। राइजोबियम ट्राइफोलाई का इसमें ट्राइफोलाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में है। इसका जो है 3 पत्तियां जो घास होती हैं उसमें नत्रजन के स्थिरीकरण में कार्य करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ही होगा। सबके बारे में पूरा कन्फर्म ज्ञान नहीं है, यहाँ पे ज्ञात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें हम लोग, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका हो जाएगा आंसर हीमोग्लोबिन के बारे में
तो यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, यह भी बात सही है। यह लोह युक्त यौगिक है, यह भी बात सही, हीमोग्लोबिन में तो लोहा पाया जाएगा। और कहता है कि यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, इसके बारे में कन्फर्म सही नहीं है। आगे बोलता है कि यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह भी बात सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। रोग प्रतिरक्षा में WBC काम करता है, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स या व्हाइट ब्लड सेल उसमें काम करता है, लेकिन यह रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स इसमें काम नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो पौधे के विकास के लिए कुल मिलाकर के 17 खनिज पदार्थ की आवश्यकता है, जिसमें 9 दीर्घ और 8 लघु होते हैं। इसमें सोडियम की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा एक बार क्या क्या है। तो इसमें दीर्घ पोषक तत्वों में बात करें हम लोग, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम तथा सल्फर हैं। जबकि लघु पोषक तत्व के रूप में देखा जाए तो जस्ता, लोहा, तांबा, मैग्नीज, निकेल, क्लोरीन, बोरॉन और मॉलिब्डेनम है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करें तो इसमें सोडियम नहीं था, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें, गाय के दूध में हल्के पीले रंग का कारण निम्न में से उपस्थित है क्या? तो हल्का पीला रंग होता है वह कैरोटीन के कारण होता है, और जबकि दूध का रंग उजला होता है तो वह केसिन के कारण होता है। अब कैरोटीन एक हाइड्रोकार्बन होता है जिसका जो अणुसूत्र है C14H56 है, C14 है, C40 और H56 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 80। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है, यानी उल्टी को नियंत्रित करता है? तो यह जो है मेडुला ऑब्लागेंटा का काम है, क्या है? शरीर को नियंत्रित करना, जैसे खांसना, छींकना, उल्टी करना, पाचक रसों का स्राव इत्यादि का नियंत्रण जो है मेडुला ऑब्लागेंटा करता है। यह एक बेलनाकार संरचना होती है मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है, शरीर के किस स्थिति में कैंसर का, किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, स्वस्थ सेलों को बनना बंद होना जिससे क्रमशः मृत्यु हो जाती है, नहीं, यह गलत है, यह सही नहीं है। नेक्स्ट कहता है कि जहरीले रसायनों का शरीर के किसी भाग में एकत्र होना, यह भी सही नहीं है, जिससे मृत्यु होता है, यह भी सही नहीं है। नेक्स्ट कहता है यहाँ पे कि सेलों के अनियंत्रित बहुगुणन होना, इससे स्वस्थ सेलों का दम घुटता है अतः मृत्यु हो जाती है, यह बात सही है। अनियंत्रित सेल जो बढ़ने लगता है उससे कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और वहीं जो है लगातार बनते रह जाता है तो उसी से कैंसर का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें, जीन अणु DNA की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? तो वाटसन एंड क्रिक ने रेखांकित किया था, 1953 में किया था। ठीक है, इसमें उन्होंने बताया था कि 4 न्यूक्लियोटाइड है, जिसमें एडेनिन है, ग्वानिन है, थाइमिन है और साइटोसिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 92 की बात करें, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में की गई थी। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम की बात करें हम लोग तो मार्ले जो थे वो भारतीय मतलब मार्ले जो थे भारतीय वायसराय थे, और मिंटो जो है सचिव था। वही तो मार्ले मिंटो नहीं, सॉरी, मिंटो जो है वायसराय था और मार्ले सचिव था, और उसने जो है सांप्रदायिकता की बात इसी में की थी, और इसको जो है सबसे पहले पाकिस्तान के वास्तविक जनक के रूप में मानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार लॉर्ड मिंटो ही जो है पाकिस्तान का वास्तविक जन्मदाता के रूप में जाना जाए। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले इसमें सांप्रदायिकता की बीज बोई थी। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें हम लोग, संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। सच्चिदानंद सिन्हा, वो भी उम्रदराज व्यक्ति सबसे ज़्यादा थे, इसके आधार पर इन्होंने किया था। और पहली बैठक जो हुई थी वह 9 अगस्त को हुई थी। ठीक है, सॉरी 9 जुलाई को हुई थी। तो पहली बैठक। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें हम लोग, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के साथ जोड़ा गया? संविधान में जोड़ने की बात जो है 1976 के 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया है। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत समाजवादी शब्द जोड़ा गया।
क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें हम लोग, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो यह स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 को। अब बात करें हम लोग कि राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितने रंग हैं, तो राष्ट्रीय ध्वज में कुल 4 रंग हैं और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। ऐसे 3 रंग इसमें है कि ऐसे 4 रंग इसमें है कि केसरिया है, सफ़ेद है, हरा है और जो नीले रंग का चक्र है। इसको कुल मिलाकर के 4 रंग होते हैं। अब राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पूछता है कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था, तो पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। और इसके ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो 3 संबंधित 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है? तो देखिए यह बात गलत है। वनांचल का संबंध नहीं, राज्य विधानसभा इसको पारित कर नहीं सकती है, राज्यपाल के आदेश पर यह पारित हो नहीं सकता है, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके इसे किया जा सकता है, यह भी सही नहीं है। यहाँ पे कहता है कि भारतीय संविधान के भाग 2 में इसका प्रावधान है, गलत बात है। ठीक है, इसका प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 3 में है। भाग 1 में ही भाग 1 के अनुच्छेद 3 में इसका प्रावधान है कि संविधान की संसद चाहे तो किसी भी राज्य को 2 कर सकता है, 2 को मिला के 1 कर सकता है। उसके कुछ जिलों को दूसरे राज्यों से काट करके एक नए राज्य का निर्माण कर सकता है। तो यह संसद कर सकता है, ना कि वो राज्य कर सकता है। राज्य की सीमा परिवर्तित कभी भी राज्य द्वारा नहीं की जा सकती है, इसलिए आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 97 निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत और उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत यह शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 98, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन की अधिकार दिया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में जो है इसमें मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है और अनुच्छेद 368 के तहत जो है इसमें मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? श्रमिकों के प्रबंधन में जो है 42वें संविधान संशोधन यानी मिनी संविधान के तहत इसमें संशोधन किया गया था। तो अनुच्छेद 43A में जो है इसमें सम्मिलित किया गया कि श्रमिकों का प्रबंधन में जो है भागीदारी सुनिश्चित की गई है। अनुच्छेद 43A, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो राष्ट्रगान का सम्मान करना यह मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना यह भी मौलिक है कर्तव्य है। राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में मार्गों की रक्षा करना यह मौलिक कर्तव्य में नहीं दिया गया है। मौलिक कर्तव्य में इसका पालन नहीं है, नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा आंसर। प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण एवं सुधार करना यह भी सही बात है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी नहीं है क्योंकि इसका कहीं उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है। अगर संविधान का अगर अतिक्रमण करते हैं अगर राष्ट्रपति, तो उस अतिक्रमण के आरोप में उनके ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है। अभी बात करें हम लोग, अब महाभियोग जब प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, पास हो सकता है जब 2/3 बहुमत से पास होगा और तभी यह महाभियोग लग सकता है। भारत में राष्ट्रपति पर अभी तक कोई महाभियोग नहीं लगा है। अब भारत पर राष्ट्रपति पर महाभियोग सिर्फ एक ही स्थिति में लग सकती है, जब वो संविधान का अतिक्रमण करने लग सकता है या कर रहा है, तब उस पर लग सकती है। जबकि वहीं बात करें हम लोग अमेरिका में, तो अमेरिका में महाभियोग जो है राजद्रोह पर लग सकता है, घूस लेने पर लग सकता है, अपराध करने पर लग सकता है, लेकिन इसमें भारत में ऐसी बात नहीं है। संविधान का बस सिर्फ पालन करते रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करें हम लोग, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो कानूनी विषयों पर परामर्श जो देता है वह है अटॉर्नी जनरल, जिसको हम लोग बोलते हैं महान्यायवादी। और महान्यायवादी की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी ये जो है प्रथम विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है, मतलब विधि अधिकारी होता है एक तरह से, और यह जो है कानूनी विषयों का परामर्श देता है राष्ट्रपति को भी और
भारत सरकार की जो कानूनी सहायता प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय में यह जो सरकार का पक्ष भी रखता है। वर्तमान में हम लोग बात करें तो अटॉर्नी जनरल जो है वह है के वेणुगोपालन। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 103 में है कि भारत सरकार ने सबसे ऊंचे पद पर का सिविलियन अधिकारी कौन है? सिविलियन अधिकारी ऊंचे पद का सबसे कौन है? तो यह है मंत्रिमंडल का सचिव जो है वह सिविलियन अधिकारी के रूप में जाना जाता है, जिसका कार्यकाल औसतन 2 वर्ष अनुमानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 104 की बात करें, लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है किस अवधि में? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा इसे भंग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 105, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है? तो कोई भी विधेयक धन विधेयक इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है। अनुच्छेद 100 के 3 के तहत, अनुच्छेद 103 के तहत जो है कोई भी विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसको परिभाषित करता है तो वह लोकसभा अध्यक्ष परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करें, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो इसकी आकलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इसमें सिर्फ 30 सदस्य होते हैं जो लोकसभा समिति के सदस्य होते हैं। ठीक है, आकलन समिति या इसे हम लोग बोलते हैं प्राक्कलन समिति, इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 है, वह कौन सी कर प्रणाली है जिसमें कर उत्पादन के हर चरण पर लगाया जाता है? तो वैट जो है उत्पादन के हर चरण पर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 108 है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 108 नंबर है, तो इसमें जो है कहता है कौन सा सही नहीं है? तो नॉर्वे में सबसे अधिक लिंग असमानता है, यह सही नहीं है। सबसे ज़्यादा लिंग असमानता की बात करें हम लोग, इसके बारे में यह कन्फर्म सही नहीं है। इसमें 153 प्रतिभागी थे, तो 153 देश भाग लेते, यह बात सही है। भारत का रैंक 112 था, यह भी बात सही है। यमन सबसे लिंग समानता वाला देश है, यमन, यह भी बात सही है। ठीक है, यमन सबसे कम लिंग समानता वाला, हाँ यह बात सही, सबसे कम। और सबसे अधिक लिंग समानता वाला जो देश है वह है आइसलैंड है, यहाँ पे नॉर्वे दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 की बात करें हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के SDR के मूल्यांकन में शामिल नहीं किया गया है? तो IMF द्वारा जो है रुपया को शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 110 की बात करें हम लोग, भौगोलिक संकेत GI टैग किस एक्ट के अनुसार दिया जाता है? तो GI टैग की बात करें हम लोग, तो GI टैग जो है भौगोलिक संकेत पंजीकरण संरक्षण एक्ट 1999 के तहत दी जाती है। GI टैग की बात करें तो यह 2003 से लागू हुई है। ठीक है, GI टैग जो बना था अधिनियम 1999 में, यह अधिनियम बना था, भारत की संसद का यह एक्ट है। ठीक है, जो भौगोलिक संकेतों का संरक्षण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 111 की बात करें हम लोग, 111 नंबर है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आर्टिकल 252 कहता है, आर्टिकल 252 राष्ट्रीय आपातकाल, यह बात सही है। आर्टिकल 268 संविधान संशोधन, यह भी सही है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी। अब क्वेश्चन कहता है कि अनुच्छेद 356 राज्य में आपातकालीन राष्ट्रपति शासन, तो यह भी बात सही है। कहता है कि अनुच्छेद 368 में देश के वित्तीय आपातकाल की जब बात करें तो अनुच्छेद 360 में है, ये 360 में, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा वित्तीय आपातकाल जो अनुच्छेद 360 में है, जबकि इसमें 358 दिया हुआ है, यही गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 की बात करें, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल की उद्घाटन की है? तो यह दिल्ली में ड्राइवर रहित मेट्रो रेल की उद्घाटन की 28 दिसंबर 2020 को इन्होंने की थी। और पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन इन्होंने ही किया था, जो दिल्ली में शाहदरा से 30,000 स्टेशन के बीच 8.4 किलोमीटर लंबे मार्ग पर परिचालन शुरू हुआ था सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 113 की बात करें, केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में इनके जन्म दिवस को मनाने की घोषणा की है, और यह इनकी जन्म दिवस जो है वह 23 जनवरी को मनाई जाती है।
नेताजी की 125वीं जयंती पर यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। क्वेश्चन नंबर है 114, कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बनकर के तैयार हुआ है? तो बनकर तैयार हुआ है विजयनगर। और विजयनगर जो है यह विजयनगर साम्राज्य के नाम पर इसका नाम पड़ा है विजयनगर। और विजयनगर बेल्लारी को काट करके बना है। बेल्लारी जो है एक समृद्ध खान से समृद्ध जिला है कर्नाटक का, और उसको काट करके इसे बनाया गया है। इसका मुख्यालय जो है हॉस्पेट में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 115, राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय के बाद इनमें क्या नाम दिया गया? तो राज्यसभा और लोकसभा टीवी का विलय करके संसद टीवी इसका नाम रखा गया है। संसद टीवी नाम रखा गया है, नवंबर 2020 में इसे किया गया था। और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने एक पैनल का गठन किया था, और इसी के तहत जो है दोनों चैनल को विलय कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 116 की बात करें हम लोग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किए हैं मेरा खाद्य ऐप। इसके ये जो है वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत इसको लॉन्च किया गया है कि उपभोक्ता कहीं भी रहे, कोई भी प्रवासी मजदूर है तो कहीं भी रहे तो वो अपना क्या करे, राशन उठा सके। इसके लिए यह ऐप लॉन्च की गई है। क्वेश्चन नंबर 117 की बात करें हम लोग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हाल ही में किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यह मिशन शक्ति मिसाइल का सफलतापूर्वक सफल परीक्षण किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 की बात करें, लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का नया चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक निम्न में से किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है शिव सुब्रमण्यम रमण को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ब्रेल दिवस कब मनाई जाती है? तो लुई ब्रेल के जन्म दिवस पर ब्रेल दिवस मनाई जाती है, क्योंकि लुई ब्रेल ने जो है ब्रेल लिपि की आविष्कार की। तो लुई ब्रेल का जन्म दिवस जो है 4 जनवरी को था, और ब्रेल मतलब दृष्टिबाधित लोगों के लिए जो है ब्रेल लिपि का इन्होंने आविष्कार किया था। तो इसकी जागरूकता फैलाने के लिए जो है ब्रेल दिवस मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 120, निम्नलिखित में से किसने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम किया था? तो ये थी मेक्सिको की एड्रिया मेजा। एड्रिया मेजा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 की बात करें, हाल ही में किस राज्य ने अंकुर नाम की एक योजना शुरू की है? तो अंकुर योजना की शुरुआत जो है मध्य प्रदेश सरकार ने की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंकुर योजना की शुरुआत की है, और इसके तहत जो है मानसून के दौरान पेड़ को लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा लोगों को, क्योंकि उन्होंने बताया कि उनके अनुसार कि प्राणवायु का पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा। ठीक है, और 30 दिनों तक लगभग कम से कम पेड़ की देखभाल करनी है, इसके लिए आपको दी जाएगी यह पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 122 है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने स्टेफानोस सिपास को हराकर 5 साल बाद फिर से फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है? तो यह नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जो थे सर्बिया के नोवाक जोकोविच, वह जो है फिर से अपनी नंबर 1 खिताब हासिल कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 123 की बात करें, वैश्विक प्रौद्योगिकी ब्रांड OnePlus ने हाल ही में किस क्रिकेटर को अपनी वियरेबल्स कैटेगरी का ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो जसप्रीत बुमराह को इसने अपनी ब्रांड एम्बेसडर चुना है। क्वेश्चन नंबर 124 की बात करें, निम्न में से किस दिग्गज अभिनेता का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो दिलीप कुमार का निधन हो गया। दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाता है, बॉलीवुड में दिग्गज अभिनेता के रूप में जाना जाता है। इनका निधन जो है 7 जुलाई 2021 को हुआ था। दिलीप कुमार अपनी एक्टिंग में लगभग 1944 से अभी तक थे, और इनकी पहली फिल्म थी ज्वार भाटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए इनका जन्म मेनली बात करें हम लोग, तो इनका जन्म जो है 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 125 की बात करें, NTPC ने देश के सबसे बड़े सोलर पार्क को निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह गुजरात में स्थापित करने की घोषणा की है। गुजरात के कच्छ में यह स्थापित करने की बात गुजरात के जो है खवाड़ा के में कच्छ के रण में स्थापित करने की बात की गई है, और यह देश की सबसे बड़ी होगी। और इसका जो लक्ष्य है कि 2032 तक 60,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य इसने रखा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि इसका लक्ष्य इसने कितना रखा है? तो 60,000 मेगावाट कब तक? तो 2032 तक नवीकरणीय ऊर्जा से इसने लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 126 की बात करें, हाल ही में यूनेस्को ने तेलंगाना के किस मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल किया है?
तो रामप्पा मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल किया है। वही बात करें हम लोग रामप्पा मंदिर के। रामप्पा मंदिर को काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसे यूनेस्को ने 25 जुलाई 2021 को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। और तेलंगाना में स्थित जो है काकतीय रुद्रदेव मंदिर की बात करें हम लोग तो रामप्पा मंदिर के नाम जाना जाता है, क्योंकि रामप्पा मंदिर एकलौता मंदिर है जिसका नाम उसके शिल्पकार रामप्पा के नाम पर इसका रखा गया है। इसका निर्माण जो है काकतीय वंश के राजा ने करवाया था 13वीं सदी में। क्वेश्चन नंबर 127 की बात करें, महालेखा नियंत्रक का पदभार निम्न में से किसने संभाल लिया है? तो महालेखा नियंत्रक का पदभार जो है दीपक दास ने संभाला है। ठीक है, ये 25वें महालेखा नियंत्रक हैं दीपक दास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 128, भारतीय वायुसेना में निम्न में से किस जगह दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? तो यह लद्दाख में किया है, जिसका उद्देश्य है कि इसकी सूचनाएं जल्दी से जल्दी हम लोग मतलब ये जो है खास करके लद्दाख में दौलत बेग के पास है, और यह LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा के बहुत ही नज़दीक है चीन के, तो उसकी खबर जो है कुछ मिनटों में पहुंच जाए इसके लिए यह टावर लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 129 की बात करें हम लोग, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने वन धन कार्यक्रम के तहत आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता के साथ अगले 5 वर्षों में सभी 27 राज्यों में कितने वन उत्पादक कंपनियां स्थापित करने की योजना बनाई है? तो 200 कंपनियां बनाने की योजना बनाई है। और यह पहल वन धन यानी वन धन का उपयोग करके आदिवासी के लिए आजीविका सृजन करने को यह की गई है। यह 27 राज्यों में 200 वन धन कंपनियों के द्वारा स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 130, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य के 11वां मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी गई है? तो यह पूर्णिया में 11वां मेडिकल कॉलेज को स्थापना की मंजूरी दी गई है, जिसमें MBBS की 100 सीटों की पढ़ाई की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 131, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो देखिए लावा जावेद अख्तर, ये सही है, सुमेलित है। लास्ट मैन इन टावर अरविंद अडिगा, ठीक है। वनडे क्रिकेट द इंडियन चैलेंज आशीष राय, यह भी सही है। जबकि डियर लाइफ ये साइरस मिस्त्री द्वारा लिखित नहीं है, जबकि इसको लिखा है एलिस मुनरो। डियर लाइफ को एलिस मुनरो ने लिखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32 है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है, और उनकी याद में मनाई जाती है। 29 जून को यह मनाई जाती है। ठीक है, क्योंकि पीसी महालनोबिस ने ही जो क्या दिया था, आर्थिक योजना का इन्होंने प्रारूप तैयार किया था पीसी महालनोबिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो सबसे अधिक स्वर्ण पदक विजेता जो देश है वह है अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 है, बिहार को इसका नाम कैसे मिला? तो बिहार को इसका नाम जो है अधिक बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण जो है इसका नाम, इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 135 की बात करें, बिहार के किस जिले में अनुसूचित जातियों की संख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो यह किशनगंज जिला में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे कम है, जबकि किशनगंज जिला जो है सबसे निरक्षर जिला के रूप में जाना जाता है। किशनगंज गरीबी में भी बहुत ज़्यादा जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम आबादी के रूप में सबसे ज़्यादा जाना जाता है यह किशनगंज जिला। और जो है यहाँ पे किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा भी होती है बिहार में। क्वेश्चन पूछता है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने 1870 में स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण पर एक प्रस्ताव पारित किया था? तो यह था लॉर्ड मेयो ने जो है स्थानीय स्वशासन के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण का एक प्रस्ताव पारित किया था। और लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो है सबसे पहले 1872 में जनगणना हुई थी। इससे पहले हम लोग वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात करें तो वित्तीय विकेंद्रीकरण स्थानीय स्व सरकारी संस्थानों का एक परिकल्पना थी, जिसको इन्होंने प्रस्तुत किया था, तो लॉर्ड मेयो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 137 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश वित्तीय आपातकाल का प्रभाव नहीं है? तो वित्तीय आपातकाल का प्रभाव जो है राष्ट्रपति द्वारा
निम्न में से कौन देश में वित्तीय आपातकाल का प्रभाव नहीं है? तो वित्तीय आपातकाल के दौरान देश के दौरान पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखें, ये देखें ऑप्शन नंबर। वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र के कार्यकारी अधिकारी का विस्तार हो जाता है और वह किसी भी राज्य को अपने हिसाब से वित्तीय आदेश दे सकता है। ऐसी बात, हाँ यह बात सही है। दूसरा कहता है कि बी, राष्ट्रपति द्वारा राज्य में नौकरी करने वाले सभी व्यक्तियों का वेतन वर्गों के वेतन और भत्ते की में कमी नहीं की जा सकती है, इसका प्रभाव नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा आंसर। राज्य के विधायिका द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के विचार के लिए आने वाले विचार से आए सभी धन विधेयकों या अन्य वित्तीय बिलों के रिजर्व रखा जा सकता है। यह भी बात सही है, ठीक है। तो वहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वहीं गड़बड़ था। डी नंबर भी सही है कि राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन की कमी की जा सकती है, तो यह भी बात सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है नहीं की जा सकती, यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 129 है, बिहार के किस जगह पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर खोला जाएगा? तो बिहार के पटना में जो है पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर खोला जाएगा और पटना विश्वविद्यालय में यह खोला जाएगा। 6.9 करोड़ की लागत से यह खोला जा रहा है। इसके साथ ही देश में कुल 18 पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर खोले जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 139 की बात करें हम लोग, कर दिखाएगा बिहार कोरोना का टीका, कर दिखाएगा बिहार कोरोना का टीका लगाएगा बिहार, इस अभियान के तहत 6 महीने में कितने करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया था? तो 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया था। इसका उद्घाटन 6 माह में 6 करोड़ लोगों को नियंत्रित किया गया था। इसका उद्घाटन जो है नीतीश कुमार ने खुद लगवा करके किया था 21 जून 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, किस संगठन ने लघु व्यवसाय ऋण पहल